वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने जाइलम पढ़ा था और जाइलम के डिफरेंट टाइप्स बताए थे जो उनकी बेसिक स्ट्रक्चर को बता रहे थे और उसके अलावा उनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ होती है, उनकी उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, वो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ जाइलम या जाइलम के तत्व। तो थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं कि हमने जाइलम पढ़ा था। तो जाइलम में हमने देखा था कि जाइलम दो टाइप का होता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम की उत्पत्ति कैसे हुई थी? प्रोकेम्बियम से। और सेकेंडरी जाइलम की उत्पत्ति कैसे हुई थी? वेस्कुलर या लेटरल मेरिस्टेम से। ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो जाइलम होता है उस जाइलम में प्राइमरी जो जाइलम होता है उस प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम में ये डिवाइड होते हैं। प्रोटोजाइलम कैसे होते हैं? जाइलम को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। प्राइमरी जाइलम, इन्हें मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि ये पहले पढ़ा चुके, और ये है सेकेंडरी जाइलम। तो जो प्राइमरी जाइलम थे उसकी उत्पत्ति प्रोकेम्बियम थी। सेकेंडरी जाइलम की उत्पत्ति किससे हुई थी? वेस्कुलोकैम्बियम या फिर लेटरल मेरिस्टेम से। तो जो प्राइमरी जाइलम है ये आगे भी दो भागों में डिवाइड था, प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले बनता है, वो इसकी सेल्स लंबी होती है और पतली होती है या संकीर्ण होती है, जबकि जो सेकेंडरी जाइलम होते हैं इसकी सेल्स छोटी व कम चौड़ी होती है। ठीक है। और ये प्राइमरी जाइलम की तरह प्रोटोजाइलम प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिवाइड होती है। प्रोटोजाइलम की सेल्स लंबी व नुकीली होती है या पतली होती है, और जो मेटाजाइलम होती है उसकी सेल्स छोटी होती है और चौड़ी होती है। प्रोटोजाइलम क्या होता है कि प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में बनता है। और प्रोटोजाइलम में जो स्थूलन पाया जाता है लिग्निन का, या उन उत्तकों के बीच में जो लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है वो कैसा होता है? या तो एन्युलर हो सकता है या फिर वो होता है स्पाइरल। जबकि जो मेटाजाइलम की जो सेल्स होती है उनमें लिग्निन का जो स्थूलन होता है वो रेटिकुलेट हो सकता है या फिर सीढ़ीनुमा भी हो सकता है। उसके अलावा फिर हम आते हैं सेकेंडरी जाइलम पे। तो सेकेंडरी जाइलम की क्या विशेषताएं होती है कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है, इस सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम की तरह प्रोटो व मेटाजाइलम में विभक्त नहीं होता है, और यह प्राइमरी जाइलम के तरह ही एक्सार्च, एंडार्च व मिजार्च में डिवाइड नहीं होता है। उसके अलावा सेकेंडरी जाइलम को वुड जाइलम भी कहते हैं क्योंकि ये वुड का निर्माण करता है, लकड़ी का निर्माण करता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो सेकेंडरी जाइलम है वो अक्षीय व अरीय तंत्र में विभेदित होता है। ठीक है। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ जाइलम या जाइलम के तत्व। कि ये जो जाइलम होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की डेफिनेशन हमने क्या दी थी कि वे सेल्स या विभिन्न प्रकार की सेल्स का समूह है जो एक साथ मिलकर एक निश्चित कार्य को पूर्ण करने का कार्य करते हैं या एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो मीन्स ये जो जाइलम होते हैं ये जाइलम टिश्यूज़ अलग अलग टाइप की सेल्स से मिलकर बने हुए होंगे। तो वो क्या होंगे इसके तत्व? तो क्या क्या होंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये है ट्रेकियरी एलिमेंट्स, सेकंड है जाइलम
फाइबर्स और थर्ड है जाइलम पेरेन्काइमा। तो आपकी जो जाइलम है, इस जाइलम के विभिन्न तत्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ट्रैकियरी एलिमेंट्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। तो जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैं, इन्हें भी आगे दो भागों में विभक्त किया है। वो क्या क्या है? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, वाहिनिकाएं व वाहिकाएं। तो एलिमेंट्स ऑफ जाइलम में क्या क्या आएगा? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एवं जाइलम पेरेन्काइमा। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो ओवरऑल जाइलम होता है, इस जाइलम की स्ट्रक्चर का निर्माण ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स व जाइलम पेरेन्काइमा करते हैं। जो जाइलम एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को ट्रैकिड्स व वेसल्स में डिवाइड किया गया है। तो हम ऐसे करके एक एक इनके एलिमेंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट है आपके ट्रैकिड्स, जिसे कहते हैं वाहिनिकाएं। तो वाहिनिकाएं मोस्टली जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो वाहिनिकाएं मोस्टली जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला उत्तक होता है, या मैं यूँ कहूँ कि वाहिनिकाओं की उपस्थिति मोस्टली या मुख्यतया जिम्नोस्पर्म में देखी गई है। या जिम्नोस्पर्म के टिश्यूज़ का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? ट्रैकिड्स या वाहिनिकाएं। तो हम अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, ट्रैकिड्स मोस्टली जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म व मोस्टली तो ये किस में पाए जाएंगे? जिम्नोस्पर्म में, लेकिन ये टेरिडोफाइट्स व एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, तो जो वेसल्स ट्रैकिड्स होते हैं, वो ट्रैकिड्स मोस्टली जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, लेकिन ये टेरिडोफाइट्स व एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है। या टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म में जाइलम के एलिमेंट्स का निर्माण करने में इसका योगदान होता है। ये लंबी व बेलनाकार सेल्स होती है। ठीक है, तो ये जो ट्रैकिड्स होते हैं, वो ट्रैकिड्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, वो संरचना कैसी होती है इनकी? कि ये लंबी व बेलनाकार सेल्स होती है। उसके अलावा ये निर्जीव कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, इनमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन पाए जाते हैं। तो इनमें लिग्निन का स्थूलन होता है, और वो लिग्निन का स्थूलन कैसे होगा? कि जो प्रोटोजाइलम होगा उसमें कैसे होगा? ये एन्युलर व स्पाइरल, और मेटाजाइलम में कैसा स्थूलन होगा? सीढ़ीनुमा या जालिकावत। ठीक है, तो वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स मोस्टली जिम्नोस्पर्म का घटक होती है। इसके अलावा ये एंजियोस्पर्म व टेरिडोफाइट्स का निर्माण भी करती है, या टेरिडोफाइट्स के जाइलरी एलिमेंट्स भी होते हैं। ये लंबी व बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, जिनके सिरे नुकीले होते हैं, ऊपर से यूं नुकीले होते हैं। ठीक है, जिनके सिरे नुकीले होते हैं। उसके अलावा ये निर्जीव कोशिकाओं का समूह होता है, अर्थात इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, क्योंकि निर्जीव है तो उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। उसके अलावा इनकी जो पाइपनुमा संरचना होती है,
या इनकी जो बेलनाकार संरचना होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के लिग्निन के स्थूलन पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटोजाइलम में एन्युलर व स्पाइरल, उसमें लिग्निन का जमाव होगा, और मेटाजाइलम में सिड्डी नुमा या फिर जालिकावत, उसमें लिग्निन का जमाव होगा। ठीक है, और इनकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है, या उनकी भित्ति मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। उसके अलावा ये जो ट्रैकिड्स होते हैं, ये ट्रैकिड्स एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए इनके अंतर्गत पिट्स पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं पिट्स। तो ट्रैकिड्स में एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने के लिए पार्श्वीय या लेटरल साइड्स पे पिट्स पाए जाते हैं। इन पिट्स के द्वारा ये एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, या अपने अंदर उपस्थित जल व खनिज लवणों का ये क्या करेंगे, अवशोषण या जल में घुलित खनिज पदार्थों का ये इन पिट्स के द्वारा स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इनमें पार्श्वीय साइड्स पे या लेटरल साइड्स पे पिट्स पाए जाते हैं, जिससे ये एक दूसरे से अंतर संबंध में होते हैं या एक दूसरे से संबंधित होते हैं उन पिट्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन जल संचलन के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त संरचना नहीं होती है, और या मैं यूँ कहूँ वेसल्स की तुलना में ये कम उपयोगी संरचनाएं होती हैं, क्योंकि ये पाइप नुमा संरचना नहीं बनाती है, जबकि एक दूसरे से पार्श्वीय सतह पे उपस्थित पिट्स की हेल्प से ये एक दूसरे से संबंध बनाए रखती है। ठीक है, अब देखो ये जो इनमें पिट्स पाए जाते हैं, ये पिट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल पिट्स और एक होते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। बॉर्डर्ड पिट्स मीन्स उनकी जो पिट्स होंगे, जो गड्ढे होंगे, उनके चारों ओर स्थूलन होगा किसका, लिग्निन का, और कहीं कहीं जब जहाँ इनका स्थूलन नहीं होता तो वो सिंपल पिट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हुई आपके वेसल्स की बात। तो इनमें जो स्थूलन पाया जाता है उसको मैं डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। मैंने बताया था इनके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले। तो देखो, कंसिडर करो कि ये एक ट्रैकिड्स है या वाहिनिका है, तो इसमें स्थूलन कैसे होगा, या तो स्थूलन इसमें होगा एन्युलर, ठीक है, या फिर इसमें स्थूलन कैसे होगा, स्पाइरल। स्पाइरल हो रहा है, स्पाइरल स्थूलन, या फिर होगा इसमें जालिकावत। ठीक है, तो ये क्या है, वेसल्स, सॉरी ट्रैकिड्स। तो अगर मैं ट्रैकिड्स की बात करूं तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें जो लिग्निन होता है, एक स्थूलित पदार्थ, उसका जमाव कैसे होता है, एन्युलर भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, जो मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको समझा दिया है। और इनमें ये एक दूसरे से संपर्क में कैसे रहती है, इनकी पार्श्वीय सतह पे पिट्स पाए जाते हैं, उनके थ्रू ये एक दूसरे से संपर्क में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड इसमें, हाँ, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रैकिड्स के क्या फंक्शन होंगे कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये जल संचलन की दृष्टि से कम उपयोगी होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये प्लांट को यांत्रिक आधार प्रदान करते हैं और कुछ हद तक जल संचलन का कार्य करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड बात करते हैं हम वेसल्स की। तो वेसल्स मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। ठीक है, आवर्त बीजियों का मुख्य गुण है वेसल्स की उपस्थिति। ठीक है, लेकिन वेसल्स एंजियोस्पर्म में भी कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें नहीं पाई जाती। वो कौन कौन से हैं, मीन्स अगर अपवाद की बात करें कि कौन से अपवाद है प्लांट्स में जिनमें वेसल्स की एब्सेंस या अनुपस्थिति देखी गई है, वो है विंटरेसी।
विंटरेसी जो फैमिली है उसके अंदर वेसल्स नहीं होती है या वेसल्स एब्सेंट होती है। तो ये तो हो गई जिम्नो की एंजियो की बात। तो एंजियो में क्या होता है वो देखो आप पहले, कि जिस प्रकार ट्रैकिड्स जिम्नोस्पर्म का मुख्य गुण था उसी प्रकार वेसल्स एंजियोस्पर्म में पाई जाने वाली मुख्य स्ट्रक्चर होती है। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें वेसल्स नहीं होती है, वो कौन से हैं? विंटरेसी। विंटरेसी में वेसल्स नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं जिम्नो की। तो कौन कौन से जिम्नोस्पर्म्स है जिनमें वेसल्स पाई जाती है? तो वो कौन से हो गए? एफिड्रा। एफिड्रा में वेसल्स पाई जाती है। जहां मैंने कहा कि आवर्त बीजियों में मोस्टली वेसल्स पाई जाएगी, वहां पे अपवाद भी बताया मैंने कि विंटरेसी में वेसल्स नहीं पाई जाती है। वहीं जिम्नो में जिनमें वेसल्स पाई जाती है तो उसका एक एग्जाम्पल है एफिड्रा। एफिड्रा में वेसल्स पाई जाती है। फिर अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो टेरिडोफाइट्स में कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें वेसल्स पाई जाती है। वो क्या है यहाँ पे? टेरिडियम। तो टेरिडियम ऐसा प्लांट है या ऐसा टेरिडोफाइट है जिसके अंदर वेसल्स पाई जाती है। अब मैं बात करती हूँ आपके वेसल्स की स्ट्रक्चर के बारे में कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। इसे वाहिका भी कहते हैं। तो वेसल्स भी लंबी लेकिन नलिकाकार संरचनाएं होती है। तो वेसल्स कैसी होंगी? लंबी व नलिकाकार होती है। ठीक है। जहाँ पे ट्रैकिड्स हैं वो लंबी व बेलनाकार थी, यहाँ पे ये लंबी व नलिकाकार संरचनाएं होती है। ये भी ट्रैकिड्स के समान ही निर्जीव सेल्स होती है या नॉन लिविंग सेल्स होती है। ठीक है। इनमें भी ट्रैकिड्स के समान ही लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। और ये जो लिग्निन का स्थूलन है, ये लिग्निन का स्थूलन किसी भी प्रकार से हो सकता है। वो स्पाइरल हो सकता है, वो रेटिकुलेट हो सकता है, वो एन्युलर हो सकता है। तो इनमें भी ट्रैकिड्स के समान ही निर्जीव सेल्स उपस्थित होती है, मीन्स उनमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होगा और लिग्निन का स्थूलन पाया जाएगा। ये जो लिग्निन होता है, ये लिग्निन का स्थूलन अलग अलग शेप में हो सकता है। इनकी भी वॉल्स मोटी होती हैं या इनकी भित्तियाँ भी मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें लिग्निन का जमाव होता है। उसके अलावा ये जो वेसल्स होती है, ये वेसल्स ट्रैकिड्स की तुलना में कम लंबी व अधिक चौड़ी होती है। तो वेसल्स ट्रैकिड्स की तुलना में लंबाई में कम होगी और चौड़ाई में अधिक होगी और एक दूसरे के ऊपर स्थित होकर एक लंबी पाइप नुमा संरचना का निर्माण करती है। तो लंबी पाइपलाइन का निर्माण करेगी। ठीक है। तो अगर मैं वेसल्स की बात करूं तो ये ट्रैकिड्स की तुलना में कम लंबी व चौड़ी अधिक होती है और एक दूसरे के ऊपर स्थित होकर पाइप नुमा संरचना का निर्माण करेगी या एक पाइपलाइन की तरह ये कार्य करती है। और इस पाइपलाइन अरेंजमेंट के कारण ये लंबी दिखाई देती है। उसके अलावा जो इनके एंड्स होते हैं या इनके जो सिरे होते हैं, उन सिरों पे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इन्हें छिद्रित वेसल्स भी कहते हैं। छिद्रित वेसल्स क्यों कहेंगे या परफोर्टेड वेसल्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर स्थित होकर एक पाइपलाइन का निर्माण करती है और ये जल संचलन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, ये योगदान करती है। इनकी जो सिरे होते हैं, उन सिरों पे छिद्र या पोर्स होते हैं। वहाँ पे क्या थे? पिट्स थे। और पिट्स कहाँ उपस्थित थे? पार्श्वीय सतह पे। जबकि इनमें जो छिद्र होते हैं
वो इनके सिरों पे उपस्थित होते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट में एक पाइपलाइन की तरह कार्य करती है। और जो जल में घुलनशील वाटर होता है, उस वाटर का ये ऊर्ध्व दिशा में संचलन करने का कार्य करता है। ठीक है, तो वेसल्स का क्या काम होगा, ये ऊर्ध्व दिशा में संचलन का कार्य करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो वेसल्स ऐसी होती है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इनमें जाइलम फाइबर्स की। तो जाइलम फाइबर्स कैसे होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बने हुए होते हैं, या ये स्क्लेरेनकाइमा से बने हुए होते हैं। ये दृढ़ प्रकृति के होते हैं। उसके अलावा ये जल का अरीय दिशा में संवहन करते हैं और ये भी नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। जो समझाने वाली बात थी वो उन दो में थी जो ओवरऑल में बता चुकी है। अब जाइलम फाइबर्स की बात करें तो ये स्क्लेरेनकाइमा से बनती है। उसके अलावा ये अरीय दिशा में जल संवहन का कार्य भी कभी कभार करती हैं। उसके अलावा ये नॉन लिविंग सेल्स होती हैं, मीन्स निर्जीव कोशिकाएं ये होती है। ठीक है, और इनमें भी लिग्निन का स्थूलन होने के कारण ये प्लांट को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करेगी, ये प्लांट को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा की। तो ये ओनली एंड ओनली ऐसी सेल्स होती है जाइलम की जो लिविंग होती है। लिविंग होगी अर्थात इनमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, तो ये पतली भित्ति युक्त सजीव कोशिकाओं का समूह होती है। ठीक है, और एक कोशिकीय होती है। तो ये एक कोशिकीय होगी और सजीव होगी। उसके अलावा क्या होगा कि ये पतली भित्ति युक्त सेल्स होती है जिनकी वॉल का निर्माण या जिनकी भित्ति का निर्माण सेलुलोज के द्वारा होता है। ठीक है, तो सेलुलोज का निर्माण किसका होगा, प्राइमरी जाइलम। तो ये पत्ती भित्ति युक्त लिविंग सेल्स का समूह होती है जिनमें प्राइमरी जाइलम की वॉल का निर्माण तो सेलुलोज करता है, जबकि जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसकी वॉल का निर्माण लिग्निन करता है। मीन्स इसमें भी ट्रैकिड्स और वेसल की तरह ही लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। ठीक है, और ये कैसे होती है, ये सजीव उत्तकों का समूह होता है और ये जल का अरीय दिशा में संवहन करते हैं। ठीक है, तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या हो गए कि सजीव कोशिकाओं का समूह होता है, पतली भित्ति युक्त होती है। प्राइमरी जाइलम की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है और सेकेंडरी जाइलम की लिग्निन से बनी हुई होती है, अर्थात इनमें लिग्निन का जमाव पाया जाता है। और ये सजीव उत्तक होते हैं जो जल का अरीय दिशा में संवहन करते हैं और संवहन के आधार पर भी इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, एपोट्रैकियल और पैराट्रैकियल। तो एपोट्रैकियल इन जाइलम पेरेन्काइमा को भी जो वेसल्स होते हैं उनसे संबंध बनाने के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एपोट्रैकियल और पैराट्रैकियल। एपोट्रैकियल वे जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं या वे जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं जो ये वे जाइलम फाइबर्स होते हैं, या मैं यूँ कहूँ ये वो जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं जो वेसल्स के साथ संबंध बनाते हैं। तो एपोट्रैकियल क्या होंगे कि वे जाइलम पेरेन्काइमा जो वेसल से संबंध नहीं बनाते हैं वो एपोट्रैकियल कहलाते हैं, और वे टिश्यूज़ जो वेसल्स के साथ संबंध बनाते हैं वो कहलाएंगे पैराट्रैकियल।
तो एपोट्रेकियल और पैराट्रेकियल में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? एपोट्रेकियल जो वेसल्स के साथ संबंध बनाते हैं, जो जल संबंध में उपयोगी होता है। पैराट्रेकियल जो वेसल्स के साथ संबंध नहीं, एपोट्रेकियल वे उत्तक होंगे जो वेसल्स के साथ संबंध नहीं बनाएंगे। पैराट्रेकियल वो होंगे जो जल संबंध के लिए वेसल्स के साथ संबंध बनाते हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ट्रेकियरी एलिमेंट्स नॉन लिविंग होते हैं, मीन्स निर्जीव होते हैं। जाइलम फाइबर भी नॉन लिविंग होती हैं और जाइलन पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स का ग्रुप होती है। और इस तरह आपके जाइलम खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में फ्लोएम शुरू करूँगी। थैंक यू।